हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आप लोग पेशेंस बना के रखें और क्वेश्चन को समझते हुए चले, तभी आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और खुद से जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप इजिली तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। बाकी चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जहां से आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, और वो माध्यम कैसा हो, या वो विरल हो या सघन हो या कोई भी हो, तो एक माध्यम से प्रकाशता सघन माध्यम में जाती है। एक माध्यम यहाँ पे कहने का मतलब हो जाएगा कि विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में जाती है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा। तथा इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस अभिलंब से वो दूर चली जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का क्या मतलब हुआ कि जब कोई प्रकाश के किरण या जब कोई प्रकाश के कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से क्या होगा, दूर जाएगा, और जब वो विरल से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें आपसे पूछा है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के दो उदाहरण को लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के दो जो उपयोग है वो ये है कि आप जब देखेंगे पानी में डूबी हुई पेंसिल को तो वो मुड़ा एवं छोटा प्रतीत दिखेगा, यानी वो छोटा और मुड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा, लगेगा कि वो पेंसिल छोटा है, लेकिन जैसे ही आप उसे बाहर निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसा वो दिख रहा था वैसा वो है नहीं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम के कारण ही होता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो मछुआरे हैं वो मछली भेजने में उनको कठिनाइयां होती है। जैसे मान लीजिए कि मछली इस स्थान पे है तो मछली इस स्थान पे न दिख करके मछली उसको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, मछली उसको यहाँ पे दिखेगा, तो इस कंडीशन में वो इस जगह पे वार करेगा और मछली इस जगह से भाग जाएगी। तो ये घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो हमने आपको दो तरीके को बताया कि दो दो कौन से चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली के जीवन में देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि प्रकाश के किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए एक आरेख खींचना है, और इसमें आपको बताना है कि इस किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन में जाती है तो कैसे होगा, और जब वो सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक फिगर लिया है जिसमें नीचे को हमने लिया है जल, और जल आपका कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम, और ऊपर आपका हवा है जो आपका विरल माध्यम है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। तो इसके बारे में तो आप चैप्टर में पढ़ ही चुके होंगे कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली समझाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका जो हवा है वो विरल माध्यम है, और जैसे ही ये जो किरण है ये, ठीक है, ये जो किरण है वो जैसे ही वो जल में प्रवेश करता है यानी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये क्या होता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आप लोग पढ़े भी होंगे कि जिसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटे और विरल विरल से सघन में आने पर वो अभिलंब की ओर मुड़े, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका अभिलंब है एन और एन डैश, ये आपका अभिलंब है और ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है यहाँ से आने के बाद। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का। फिर उसके बाद अगला जो है इसी में देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर भी एक जल लिया है और एक हवा लिया है जो आपका सघन माध्यम है और एक आपका विरल माध्यम है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं, जब हम सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जा रहे हैं तो ये आपका जो अभिलंब है इससे ये दूर भाग रही है या दूर मुड़ रही है। इस घटना को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा था कि ये घटना को आप फिगर के माध्यम से, किरण आरेख के माध्यम से बताइए, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हवा से चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, और हटेगी तो बताइए क्यों हटेगी। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि ये अभिलंब की ओर झुकेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसके ओर झुकेगी, क्या अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो हम यहाँ पे बताएं कि जब ऐसी घटना होगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी, क्योंकि जो हवा है, हवा की अपेक्षा जो जल है, हवा की अपेक्षा जो जल है वो अधिक सघन होता है, और सघन होने के कारण जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो अभिलंब की ओर झुकेगी। उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र खींचिए। यानी आपको इसमें दो किरण कहने का मतलब एक आपतित किरण और सेकंड आपका परावर्तित किरण के बारे में यहाँ पे बताना है। तो देखिए हमने एक फिगर लिया है यहाँ पे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है, और ये आपका सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में किस चीज को लेना है, तो कांच का आयताकार सिल्ली है। तो आप देखेंगे ये कांच का जो है वो आयताकार सिल्ली ही है, आयताकार सिल्ली है। कांच का आयताकार क्या है, सिल्ली है, और जिसका नाम है आप देख पा रहे होंगे KLMN, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपतित किरण है इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब से क्या हो रही है, अभिलंब की ओर ये मुड़ रही है। किसकी ओर मुड़ रही है, ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है। तो फिर हम यहाँ पे क्या किए कि जब इस किरण को सघन माध्यम से जब हम विरल माध्यम में ले जा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हटते चली जा रही है। अभिलंब ये आपका है N2 N' और यहाँ पे N1 N' था, तो ये अभिलंब से और अभिलंब की ओर, अभिलंब से ये दूर भाग जा रही है। तो आपने देखा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण कैसे सघन माध्यम और विरल माध्यम में काम करता है, और ऐसे ही फिगर आपको बनाना था। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बना लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किस घटना को दर्शाता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन घटना को दर्शाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम मतलब हवा से सघन माध्यम यानी जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, जिससे प्रतीत होने लगता है कि जो प्रकाश का अपवर्तित किरण है सिक्के के वास्तविक स्थान से ना आकर दूसरे स्थान से आ रही है। चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे ये आपका बाल्टी है, मान के चलो ये आपका बाल्टी है, ठीक है, और इस बाल्टी में इस जगह पे आपका कॉइन रखा हुआ है। तो जैसे ही आप देखेंगे आंख के माध्यम से, तो ये सिक्का यहाँ पे आपको जैसे इससे लाइट पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इस जब बिंदु पे चला जाएगा और इस बिंदु को आंख आपका देख लेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि ये जो सिक्का है वो इस जगह पे है, जिसे आप कहते हैं कि जो सिक्का है वो हल्का उठा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो चलिए इसका क्या लिखेंगे हम लोग उत्तर में कि प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम तो यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये तीनों एक ही जगह होते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक कहने का मतलब वो म्यू होता है। क्या होता है, उसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, तो इसलिए वो म्यू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्नेल के नियम को लिख करके आपको यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए हम लोग स्नेल के नियम को पहले व्याख्या कर लेते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए जो आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है उसका जो अनुपात होता है
वो एक नियतांक होता है और इसे ही स्नेल के नियम कहते हैं, जिससे हम कहेंगे कि साइन आई बटा साइन आर जो है वो इक्वल टू है म्यू या एक नियतांक के बराबर। इसके बराबर एक नियतांक के बराबर, और यही है स्नेल का नियम। यही है क्या है, स्नेल का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अर्थ यह है कि हीरा प्रकाशतः सघन माध्यम है। हीरा जो है वो क्या, प्रकाशतः सघन माध्यम है और इसमें प्रकाश का वेग बहुत ही कम होता है। इसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका वो कहता है कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 100, 1.47, 100 नहीं है, 1.00 है, 1.47 और 1.33 हो, तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी न्यू बराबर कहें तो एन बटा क्या हो जाता है, तो एन बटा भी हो जाता है। आप इस फार्मूला को तो पढ़ ही रखे होंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो वायु का है वो 1.00 है, फिर पानी का क्या है यहाँ पे 1.00 है, फिर उसके बाद तारपीन का कितना है 1.7 है। तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश उतना ही अधिक चाल से गमन करेगा, यानी जिसमें अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसमें अपवर्तनांक अधिक होता है वो उसमें उतना तेजी से गमन नहीं करता है, लेकिन जिसमें अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है, उसमें प्रकाश उतना ही अधिक चाल से गमन करेगा। इसलिए प्रकाश की किरण पुंज सबसे पहले वायु, उसके साथ सबसे पहले किसमें, वायु, उसके बाद पानी तथा अंत में तारपीन में गमन करेगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि आपको एक उत्तल, एक अवतल और एक वृत्ताकार कांच की पट्टिका दी गई है, उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा एक कांच के वृत्ताकार पट्टिका को बिना छुए अंतर करने के लिए तीनों को बारी बारी से हम कागज पर छपे अक्षरों के पास लाकर पढ़ेंगे। अगर अक्षर जो है वो अपने वास्तविक स्थिति से बड़ा दिखाई देता है तो हम लोग उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और यदि वास्तविक प्रतिबिंब से जो वास्तविक जो प्रतिबिंब है अक्षर का वो छोटा दिखाई देने लगता है तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि वो अवतल दर्पण है। छपे अक्षर अपने वास्तविक स्थिति में दिखाई देता है तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी, यानी जिसमें जैसा है वैसा दिखाई दे उसे हम लोग कांच के वृत्ताकार पट्टी कहेंगे, जिसमें छोटा दिखाई दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल, और जिसमें बड़ा दिखाई दे उसे हम लोग उत्तल कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों से किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर में लिखा है कि जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ उष्मा भी कागज के छोटे छोटे हिस्सों पर फोकसित होती है, जिससे कागज का वह हिस्सा जल उठता है और ये हमेशा हम लोगों के लिए हानिकारक होता है, तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगला क्वेश्चन आता है। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, उसमें आपसे पूछा है कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। तो अभी हमने आपको समझाया, फिर से वही क्वेश्चन आया, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर पूर्व सूर्य को देखने से मना इसलिए किया जाता है कि उत्तल लेंस प्रकाश के किरण को एक ही स्थान पर फोकसित कर देता है। सूर्य के प्रकाश से आती ऊष्मा आपको आंख पर अत्यधिक तेजी से पड़ेगी, जिससे आपकी आंख भी क्षति की स्थिति में पहुंच जाएगी। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज के चैप्टर में ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे कहा कि यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से आपतन के पश्चात किस बिंदु पर
किस आपतन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी, किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। देखिए उत्तर में आपको फिगर लेना है जैसा कि हमने लिया है। ये आपका कौन सा लेंस है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये उत्तल लेंस है आपका, और ये आपका एक्स एक्सिस है, या कह सकते हैं ये आपका प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष है। और ये आपका क्या है यहाँ पे, तो ये आपका प्रकाशीय केंद्र है। क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है। और ये जिस बिंदु पर ये आपस में मिल रही, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एक्स अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो जब ये लेंस से टकराती है तो वो एफ बिंदु पर क्या करती है, टच करती है। वही सेम कंडीशन नीचे वाला का होता है। अगर हम यहाँ पे नाम दे दें तो ए बी फिर यहाँ पे डी। ठीक है। इसको कर देते हैं ई एफ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ई एफ है वो किस में मुड़ जा रहा है, एफ डी में, और ए बी जो है वो किस में मुड़ जा रहा है, बी डी में। तो इस चीज को आपको यहाँ पे लिख करके दिखाना था। आप देख पाए किस कौन से डायरेक्शन में मुड़ रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज तो भैया इतना छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको कहा है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और 2f के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो हमने यहाँ पे पहले से ही किरण आरेख खींच लिया है। आप लोग भी अपने स्केल के माध्यम से, अपने प्रकाल के माध्यम से उसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लिया है। क्या लिया है? तो ये आपका उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। और जब वस्तु को हम लोग एफ और 2f के बीच, तो एफ आपका ये है और 2f आपका ये है, और बीच बीच में हमने एक वस्तु रखा है जिसका नाम ए बी दिया है। ठीक है। तो जैसे ही ए बी वस्तु है, उससे जैसे ही किरण जब निकलता है तो वो टकराता है एफ से। इससे होकर के निकलता है एफ से, और वो अनंत में चला जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो यही बिंदु से एक और प्रकाश की किरण निकल रहा है, जो यहां से प्रकाशीय केंद्र से टकराते हुए इस बिंदु पर आता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इमेज था वो आपका कैसा बन रहा था। तो यहाँ पे जो आपका इमेज था या यहाँ पे जो वस्तु था वो वास्तविक था, लेकिन यहाँ पे कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, यानी ये निगेटिव बन रहा है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यही क्वेश्चन में आपसे था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, जो हमने आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिया है। आप लोग फटाफट से इसको कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस को समझ लेते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, तो इसका किनारे पर पतला होता है और इसके बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, किनारे का भाग जो है वो मोटा होता है और बीच में ये पतला होता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंबें बनती हैं, जबकि अवतल लेंस में ऐसा नहीं है, उसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनती हैं। फिर उसके बाद उत्तल लेंस में जो इसका फोकस होता है वो वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस में जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंट कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग जानते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस के दूसरी ओर एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। अब एक जगह अपसरित होने का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जैसे ही इस बुक को पढ़े होंगे तो आपको ये चीज बताया गया होगा डिटेल से।
और अगर नहीं बताया गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम इस चैप्टर को भी आपके लिए कवर करेंगे और आपको इसको अच्छे से नॉलेज के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा समझाना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई लेंस है, और कोई लेंस नहीं, ये आपका अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस है, ये इसका प्रधान अक्ष है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, और ये इसका प्रकाशीय है। अब यहाँ से कैसे आएगा, तो ऐसे टकरा करके आएगा, ऐसे आएगा। तो ये जो एक बिंदु पर कटता है ना, एक बिंदु, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसरित होना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसरित होना। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब अगला इसी में है कि अवतल लेंस को क्यों अपसारित कहते हैं। तो हमने लिखा है कि जबकि अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है तो वो इससे निकलने के बाद फैलकर क्या होता है, फैलकर दूर दूर हो जाती हैं, जिससे प्रकाश की किरण एक बिंदु से अभिसरित होती हुई मालूम पड़ती हैं। एक बिंदु से अभिसरित होने का मतलब क्या है कि एक बिंदु से वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी के कारण इसे हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, और अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस। ठीक है, तो अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं ये हमने आपको समझाया, आपको ये भी समझाया कि अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका सब क्लियर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा सबसे पहले वो छोटा बनाएगा और उसके बाद ये फोकस दूरी के काफी नजदीक लाने पर अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब चलिए इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये आपके सामने कोई उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि फोकस दूरी f और 2f से कुछ अधिक दूरी पे, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये 2f था। ठीक है, तो 2f से परे हमने एक वस्तु रखा ab। क्या रखा, एक वस्तु ab। तो इसका हमने इमेज क्या देखा कि ऐसे करके इस बिंदु पर बन रही है। किस बिंदु पर बन रही है, इस बिंदु पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वस्तु जो था उसका इमेज कैसा बन पा रहा है, तो उसका जो इमेज बन पा रहा है यहाँ से जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। जब इसे थोड़ा सा नजदीक लाए यहाँ पे तो उस कंडीशन में देखें कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु से उल्टा बन रहा है और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। फिर जब हम 2f और f2 के बीच में लाए, 2f और f2 के बीच में लाए, तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि इसका जो इमेज बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है और ये उल्टा ही बन रहा है। लेकिन जब हम इसको f पे ला दिए तो जब जैसे ही उसको हमने f पे लाया तो इसका प्रतिबिंब हमने देख पाया कि ये अनंत पर बनती है। कहाँ पे बनती है, अनंत पर बनती है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना था और ऐसे आपको फिगर भी देना था। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे पूछा यहाँ पे कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक को लिखिए। तो देखिए उत्तर में मैंने लिखा है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस का फोकस क्षमता कहते हैं। उस लेंस का क्या बोलते हैं, फोकस क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता को उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप लोग को पता भी होगा कि P बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 1/f। P क्या है, तो यहाँ पे P आप लेंस की क्षमता हो जाएगी और f क्या है, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता को हम लोग इसका जो SI मात्रक रखते हैं वो डायोप्टर होता है, इसे मीटर में भी लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आता है जिसमें आपको कहा है कि मुख्य अक्ष को x अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष को x अक्ष के समांतर x अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप u v एवं f के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमने देखिए लिखा है कि निम्न तरीकों से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फिगर लेनी है। कैसी फिगर लेनी है, तो ये आपका फिगर है, थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं मेरे भाई। चलो देखो
ये यहाँ पे है, ऐसे तो सभी को करने आता होगा चतुर्थांश, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, ठीक है। ये इसका होता है मूल बिंदु O, ये इसका है एक्स एक्सिस, क्या है एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे वाई नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैथ नहीं सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है, तो ध्यान रखेंगे कि मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर की जो भी दूरियां रहेंगी वो सभी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। क्या रहेंगी, पॉजिटिव। चाहे यू हो, चाहे भी हो, चाहे एफ हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। जब ये दाएं होंगी तो ये निगेटिव न छोड़ करके पॉजिटिव चली जाएंगी, और जब ये ऊपर की ओर जाएंगी, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी, तब पर भी ये क्या होंगी, पॉजिटिव। क्या होंगे, पॉजिटिव। लेकिन लेकिन जब यहां से यानी कि मूल बिंदु से बाईं ओर जाता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आने की बात करें तो जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो इस कंडीशन में भी माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, और इसी को आपको लिखने के लिए कहा था। हमने यहाँ पे सेंटेंस के भी रूप में लिखा है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में जो वस्तु दूरी है वो u ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये चीजों को आपके लिए लिख दिया ताकि आप इसको याद करने में आसानी बरते, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। कहाँ पे बनाता है, तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या होगी, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो वस्तु और प्रतिबिंब है उसका आकार बराबर है। तो हल में लिखेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर है। क्या है, आकार बराबर है। तो जो u हो जाएगा वो 2f के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का है। और फिर आगे इसी क्वेश्चन में कहा है कि इसके उल्टा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसके उल्टा कर दिया जाए। तो u बराबर 2f, तो यहाँ से u निकल और यहाँ से देखेंगे तो प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनाता है। तो ये जो u हो निकल करके यहाँ पे आया वो कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसकी f क्या होगी और इसका लेंस की क्षमता क्या होगा। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं और यहाँ से 2f बराबर क्या लिखेंगे, 40, यहाँ पे 2f बराबर 40 लिखेंगे। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े क्या, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। और अगर वैसे नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट भी आपके सामने निकल जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे निकलेगा देखो, u बराबर क्या दिया है 2f, तो f बराबर क्या लिखेंगे u/2, और u का मान कितना है 40, 40/2, यानी u का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। तो u का नहीं f का मान आ गया, f का मान। तो अभी हमने आपको पढ़ा था कि लेंस की जो क्षमता होता है P बराबर 1 क्या होता है, f होता है। तो अब यहाँ से P तो जैसे वैसे रह जाएगा, और f का मान कितना हो जाएगा 20, f का मान कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 क्या होगा सेंटीमीटर। इसको डायोप्टर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 से गुना करने पड़ेगा। यहाँ से काट दो, 20×5=100 और 20×5=100 और 4×5=20, ठीक है। क्या आप यहाँ से डायरेक्टली भी 2500 तो कट ही जा रहा था, 4×5=20 करने से क्या फायदा। तो यहाँ पे आपका आ गया 5 डायोप्टर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के आखिरी क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा है कि कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझेंगे कि ऐसे लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैंसर के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों को अभिदृश्यक को बनाने
अभिदृश्य के डिजाइन में किया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।